हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के तहत आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। इसके पहले के वीडियोस में हमने क्या देखा कि जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस ऊर्जा के लिए वो भोजन ग्रहण करता है। अब भोजन वो जिस रूप में ग्रहण करता है उसे उसी रूप में उसका शरीर उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए उसे वो शरीर के लिए उपयोगी छोटे अणुओं में तोड़ता है। भोजन जो होते हैं वो जटिल अणुओं के रूप में होते हैं, तो ये जटिल अणुओं का छोटे अणु में तोड़ा जाना शरीर के द्वारा ये कहलाता है पाचन। पाचन के पश्चात क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्सों को ऊर्जा की आवश्यकता है, तो पाचन के पश्चात जो सरल अणु होते हैं उन्हें रक्त के द्वारा या परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। परिसंचरण तंत्र शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने के बाद कोशिकाओं के माध्यम से ये जो पाचन किए हुए सरल अणु हैं उनका ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। किसके माध्यम से? श्वसन। श्वसन के पश्चात शरीर को ऊर्जा मिलती है और जैसा हर प्रोसेस में होता है, जैसा फैक्ट्रियों में होता है, रॉ मटेरियल उसको अपने काम के लायक पहले बनाया गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से उसको अलग अलग यूनिट्स में पहुंचाया गया, ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। अब ये सब होने के बाद बच जाएगा कुछ वर्ज्य पदार्थ या त्यागने या फिर फेंकने लायक पदार्थ। तो इन वर्ज्य पदार्थों को शरीर जो है शरीर से बाहर कर देता है, जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन। तो ठोस पदार्थों का उत्सर्जन तो जो है मल के द्वारा हो जाता है, वो पाचन तंत्र में हम देख चुके हैं। जो द्रव पदार्थ बच जाते हैं उनका उत्सर्जन जिस तंत्र के माध्यम से होता है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, और वो सामान्य रूप से होता है मूत्र के रूप में। तो पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, इन सब के बारे में हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आने वाले हैं। तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज हम देख रहे हैं। उत्सर्जन तंत्र में सामान्य तरीके से जो चीज़ होती है या जिसके माध्यम से उत्सर्जन तंत्र चलता है वो होता है किडनी, या जिसे हम कहते हैं वृक्क। तो वृक्क क्या होती हैं? वृक्क जो होती हैं 2 की संख्या में होती हैं और वो होती है राजमा के दाने जैसी संरचना की। इस प्रकार से राजमा के दाने जैसी संरचना की 2 वृक्क होती हैं। इनमें क्या होता है कि जो धमनियां हैं वो आकर के जुड़ी रहती हैं, और इसके अलावा जो शिराएं हैं वो भी आकर के जुड़ी हुई होती हैं। तो धमनी या फिर आर्टरी और शिराएं इसमें आकर के मिली हुई होती हैं। जो द्रव होता है वो सामान्य रूप से धमनी या फिर शिराओं में बहता है, वो आता है वृक्क में। वृक्क में होता है इनका छनन, यानी इनका छानना। तो जो छानने की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है वृक्क में नेफ्रॉन। कई बार प्रश्न पूछता है कि वृक्क की इकाई क्या होती है, तो वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन। इकाई किस रूप में? छनन के रूप में। तो नेफ्रॉन में होता है छनन। छनन से कहने का मतलब, या छानने से कहने का मतलब ये है कि रक्त में जितनी चीजें हैं वो सब तो फेंकने लायक नहीं है। रक्त में जो अतिरिक्त द्रव है, इसके अलावा जो शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ हैं उसी को तो शरीर से बाहर किया जाना है। तो उन सारे चीजों का जो है छनन होता है नेफ्रॉन में। फिर जो चीज अलग कर दी जाती हैं वो वृक्क से यूरेटस के माध्यम से, वृक्क से यूरेटस के माध्यम से आती हैं ब्लेडर में। यूरेटस
के माध्यम से आती है ब्लैडर में, या फिर जिसे हम कहते हैं मूत्राशय में। मूत्राशय जो होती है एक थैलीनुमा संरचना होती है। तो जब ये द्रव आकर यहाँ पर अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, तब इसमें बनता है प्रेशर, और जब प्रेशर बनता है तो हमको लगता है 1 नंबर, और फिर इसको त्यागना पड़ता है। तो यूरेथ्रा के माध्यम से या मूत्र मार्ग के माध्यम से इसको त्याग कर दिया जाता है। तो ये है सामान्य प्रोसेस। उत्सर्जन तंत्र इसी प्रकार काम करता है। धमनी और शिराएं आकर मिली होती हैं वृक्क से। वृक्क में छनन का काम होता है, छानने का काम होता है नेफ्रॉन के द्वारा। नेफ्रॉन की संरचना भी हम देखेंगे, महत्वपूर्ण है। और छनन के पश्चात जो त्यागने योग्य द्रव और उसमें हुए घुले पदार्थ जो हैं वो कलेक्ट करके ब्लेडर पे आते हैं, मूत्राशय पे इकट्ठे होते हैं, और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो यूरेथ्रा के माध्यम से या फिर मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। अब ये छनन किस में होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन, उसकी संरचना कैसी होती है उसे हम देख लेते हैं। तो एक जो नेफ्रॉन होता है, जैसा हम देख रहे हैं कि धमनियां गई होती हैं अंदर वृक्क में, तो धमनियां जो है जाकर एक कप जैसी संरचना में ऐसे वलयित रहती हैं, कुंडलित रहती हैं, एक कप जैसी संरचना में। एक कप जैसी संरचना होती है। अभी हम 2D में देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं तो चपटी दिख रही है, पर वो होती है वास्तव में कप जैसी संरचना। इस कप जैसी संरचना को हम बोलते हैं बोमन संपुट, बोमन संपुट या फिर बोमन कैप्सूल। और ये जो कुंडलित धमनियां होती हैं, जो कुंडलित धमनियां होती है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये जो नली होती है बोमन संपुट के आगे जाकर ये वलयित होती हैं, वलय बनाती हैं, और आगे जाकर ये लूप का निर्माण करती हैं, लूप बनाती हैं। लूप बनाने के बाद ये आगे जाकर फिर से जो है वलयित होती हैं, और आगे जाकर ये संग्रहण नलिकाओं में मिल जाती हैं। ये होती हैं संग्रहण नलिकाएं, कलेक्टिंग डक्ट्स। अब क्या होता है कि ये जो बोमन संपुट है ये आगे जाकर एक नली जैसी संरचना में बदल जाता है, और ये नली जैसी संरचना जो पास में वलयित रहती है, जो पास में होती है बोमन संपुट के पास में होती है, उन्हें हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, यानी कि निकटस्थ वलयित नलिकाएं। तो ये होती हैं प्रॉक्सिमल यानी निकटस्थ ट्यूबुल्स, और जो दूर में वलयित होती हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्टल, डिस्टल ट्यूबुल्स। और ये जो लूप बनता है ये महत्वपूर्ण है, ये कहलाता है हेनले का लूप। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे हेनले का लूप ये संरचना जो है किस में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? वृक्क में। अब इसके अंदर जो है, जैसा हमने देखा धमनी जो है गई हुई होती है, धमनी के अलावा शिराएं भी इसमें गई हुई होती हैं। तो जो धमनियां हैं वो आपस में जाल बनाती हुई इनसे कनेक्टेड रहती हैं, इनसे, ये जो नलिका है इससे। और ऐसे ही जो शिरा है, शिरा भी आकर जाल बनाती हुई इनसे कनेक्ट रहती हैं। और धमनी और शिरा भी जो है आपस में छोटे छोटे ट्यूबुल्स के माध्यम से कनेक्ट रहते हैं। इस प्रकार से अभी क्या होता है कि धमनी के माध्यम से जो रक्त
बोमन संपुट में आता है वो यहाँ पर एक्सचेंज होता है और आगे किस में जाता है, इस ट्यूबुल्स में, इस नलिका में जाता है। अभी जो द्रव होता है, अतिरिक्त द्रव होता है, धमनी से वो अतिरिक्त द्रव बोमन संपुट के माध्यम से लेकर इस ट्यूबुल्स में चला जाता है। इस अतिरिक्त द्रव में क्या होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ भी घुले हुए होते हैं। वो क्या हो सकते हैं, वो सोडियम पोटेशियम आयंस हो सकते हैं, वो साल्ट्स हो सकते हैं, लवण हो सकते हैं। उन महत्वपूर्ण पदार्थों का फिर से जो है, ये जो नलिकाएं हम देख रहे हैं, छोटे छोटे केशिकाएं हम देख रहे हैं रक्त शिराओं का, वो वापस से उनका अवशोषण कर लिया जाता है और वो वापस से रक्त में चली जाती हैं। अब जो रक्त बच जाता है, अब जो द्रव बच जाता है वो आगे चला जाता है और चढ़ने लगता है लूप के माध्यम से। अब जो और महत्वपूर्ण चीज़ें बच गई होती हैं उनका फिर से अवशोषण कर लिया जाता है और बाकी जो द्रव बच जाता है, जिसमें अब कुछ भी महत्वपूर्ण पदार्थ अवशोषण के लायक शेष नहीं है, वो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में चली जाती हैं, संग्रहण नलिकाओं में, और इन संग्रहण नलिकाओं के माध्यम से वो वृक्क में जाती हैं और फिर एक बड़ी संग्रहण नलिका जो कि खुलती हैं यूटेरस में, उसके माध्यम से चली आती हैं ब्लैडर में, और जो फिर पदार्थ बच जाता है उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये है उत्सर्जन तंत्र। तो हम जो द्रव उत्सर्जित करते हैं उसमें सामान्यतः अधिक मात्रा में होती है यूरिया। तो ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है, और भी जो मैमल्स हैं और भी जो चतुष्पाई हैं वो सारे के सारे जीव जो हैं यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो जो जिनका उत्सर्जन जो होता है यूरिया के माध्यम से होता है उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक। ये दो टर्म्स याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। एक तो यूरियोटेलिक और दूसरा यूरिकोटेलिक। तो जो यूरिया के माध्यम से या यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं या जिनके उत्सर्जन में यूरिया होता है अधिक मात्रा में, उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक। जैसे जितने भी मैमल्स हैं और जिनके उत्सर्जन में यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटेलिक, जैसे कि पक्षी वर्ग हैं। तो ये दो टर्म आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य जो है यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, अमीनोटेलिक है, क्या है? तो मनुष्य जो है यूरियोटेलिक है, यूरिया के रूप में या उनके उत्सर्जन में जो है यूरिया अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हमने देखा उत्सर्जन तंत्र। जिस प्रकार मनुष्य में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र है किडनी, उसी प्रकार अलग अलग जीवों में उत्सर्जन तंत्र के लिए अलग अलग संरचनाएं दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण उत्सर्जन की संरचनाओं को हम यहाँ पर देख लेते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। जैसे फ्लेम कोशिकाएं, तो फ्लेम कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया क्या है? चपटे कृमि है। नेफ्रिडिया, ये संरचना पाई जाती है केंचुओं में। मेल्पिगियन नलिकाएं, ये पाई जाती हैं आर्थ्रोपोड में या फिर अष्टपाद में, जो कीट वर्ग के जीव होते हैं उनमें, जैसे काकरोच आदि हैं, तो उनमें पाई जाती है मेल्पिगियन नलिकाएं। उसके बाद है ग्रीन ग्लैंड, ये पाई जाती हैं झींगों में। तो ये महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछते हैं कभी कभी, ये आप याद रखिएगा। तो आज हमने देखा उत्सर्जन तंत्र। इसके पहले के वीडियोस में हम देख चुके हैं पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र, यानी कि ये जितनी जो प्रक्रियाएं शरीर में होती हैं, इसके अलावा जो पेशी यानी पेशियों के द्वारा भी जो चलन आदि होते हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, कैसे करता है? तो उनका कंट्रोल होता है हमारे कंट्रोल रूम यानी कि ब्रेन से या मस्तिष्क से। इसके अलावा कुछ जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से या फिर मेरुरज्जु से। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र। इस वीडियो में इतना ही।
इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को। थैंक यू।